एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 ठीक है, उसका 60 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। प्रत्येक गर्भावस्था के दौरान शिशु के बालक या बालिका होने का प्रायिकता क्या कहता है। जैसे कोई महिला गर्भवती है तो उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके गर्भ में, तो उसका प्रायिकता पूछ रहा है, तो क्या होगा बताइए। अब बताएंगे, फटाफट बताएंगे, लेट नहीं करेंगे, फटाफट बताते जाओ। तो 50% होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मानव में लिंग निर्धारण निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पे, माता के गुणसूत्र पे, कि वाई पे, कि ए और सी दोनों पर? बताइए। देखिए, वाई पर निर्भर करता है ना, और पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो इसलिए ए और सी दोनों हो जाएगा। तो बताइए कि वे रोग जिनके जीन क्रोमोसोम पर संलग्न होते हैं और माता पिता से उनके संतानों में वंशानुगत होगा, तो उसे क्या कहेंगे? अनुवांशिक रोग, जन्मजात रोग, उपार्जित रोग, क्या बोलेंगे बताइए। तो उपार्जित रोग तो बच्चा के जन्म के बाद होता है, जन्म के पहले अनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे की बात सुनिए। कहता है कि निम्न में से अलिंग संलग्न अनुवांशिक बीमारियां हैं। अलिंग संलग्न मतलब गुणसूत्र ए, गुणसूत्र जो है न तो एक्स पे हो न तो वाई पे, ये एक्स से लेके 22 जोड़ा पर होता है। तो बताइए में से कौन होगा? सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया, क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि किस रोग में हीमोग्लोबिन की त्रुटि के कारण विशेष आणविक संरचना हस्यकार हो जाता है। कहता है कि हीमोग्लोबिन ऐसा है और ये हस्यकार हो गया, तो उसके लिए कौन सी बीमारी है भाई? तो सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, क्या होगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। चलिए आगे की बात सुनते जाएंगे। सिकल सेल एनीमिया होता है अलिंग संलग्न कि लिंग संलग्न, क्या होगा बताइए। अलिंग संलग्न प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, बताइए क्या होगा इसमें? तो बताते हैं कि सिकल सेल एनीमिया अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण होने वाला रोग होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि दांत कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। प्लियोट्रॉफी, इपिस्टेटिस, पॉलीप्लाइडी, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लियोट्रॉफी। क्या होगा? प्लियोट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है ना। कहता है हस्याकार रुधिराणु की अल्पता है। बताइए प्रबलता, संलग्नता, बहुजीन प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, क्या होगा? बताइए बताइए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, बहुजीन प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, तो प्रबलता याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे की बात ध्यान पूर्वक सुनते जाएंगे। मक्खियां भी कुछ पढ़ रही हैं, है ना। दांत कोशिका रक्ता में लाल रक्त कण के आकार का उभयोतलाकार डिस्क से हस्याकार आकार में परिवर्तित होता है। तो बताइए, कह रहा है ना कि जो लाल रक्त कण है उसका आकार बाइकनकेव डिस्क होता है, तो वो हस्याकार हो जाता है, ये हस्याकार। तो बताइए कि कैसे, किस कारण से होता है? जो बच्चे लगातार हमारे यहाँ पढ़े होंगे तो उनको बताया गया था कि बीटा ग्लोबिन जो श्रृंखला होता है ना, उसके छठे स्थान पर गैग के जगह क्या हो जाता है? गुग हो जाता है। गैग के जगह क्या होता है? गुग हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिनाइल कीटोनुरिया रोग होता है। देखिए फिनाइल कीटोनुरिया रोग जो होता है किडनी से रिलेटेड होता है, और ये एक प्रकार के अनुवांशिक रोग होता है, ठीक है ना। तो ये न तो एक्स पे होता है न तो वाई पे, तो ये अलिंग हो गया, और प्रभावी लक्षण के कारण नहीं होता बल्कि अप्रभावी लक्षण। तो अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मानसिक दुर्बलता, जो मानसिक दुर्बलता हो जाता है, तो मानसिक दुर्बलता का क्या कारण इनमें से? तो बताइए। नाइट ब्लाइंडनेस तो ये आंख से संबंधित है, और कलर ब्लाइंडनेस ये भी आंख से संबंधित है,
फिनाइल कीटोनुरिया ये भी ये तो किडनी से संबंधित है, और सिकल सेल एनीमिया जो है ब्लड से रिलेटेड। तो फिनाइल कीटोनुरिया जो फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने वाला जो एंजाइम होता है नहीं होता है, और वो क्या करता है ना, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल वो दिमाग में जाकर के मानसिक दुर्बलता पैदा करता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत अच्छे ढंग से समझते जाएंगे। हीमोफीलिया रोग होता है एक्स वाला वाई वाला अलिंग से अलग, इनमें से क्या होता है? हीमोफीलिया आपको बताना चाहेंगे कि ये एक्स संलग्न बीमारी, कैसा बीमारी है? एक्स वाला बीमारी है। ब्लीडर्स रोग किसे कहा जाता है? ब्लीडर्स लगातार ब्लीडिंग होते रहेगा, कट जाएगा तो क्या कहेंगे? किसको किसको? तो हीमोफीलिया को बोलेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन रोगियों, ये जीन मतलब वो जीन नहीं, यहाँ गलती लिखा गया है, यहाँ पे ये जीन होगा। जिन आनुवांशिक रोगियों में रक्त जमने की क्षमता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? कहता कि कोई आनुवांशिक बीमारी है उसमें ब्लड नहीं जमने की क्षमता है, तो वैसी बीमारी को क्या कहेंगे? बोलिए। हीमोफीलिया बोलेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते जाएंगे। हस्याकार रुधिरानी अल्पता है, प्रबलता, ये तो अभी तुरंत कुछ देर पहले हम लोग जाने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोफीलिया है, मेंडेलियन व्याधि है, गुणसूत्रीय व्याधि है, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। क्या है हीमोफीलिया? क्या है? मेंडेलियन व्याधि है, गुणसूत्रीय व्याधि है। देखिए, हीमोफीलिया गुणसूत्रों की घटने बढ़ने से नहीं होता, इसलिए गुणसूत्रीय व्याधि नहीं होगा, यह है मेंडेलियन व्याधि है। ठीक है, फिर सुनिए, कहता है किस अनुवांशिक रोग में रोगी के लाल रंग और हरा रंग होना चाहिए, और यहाँ पर हरा रंग धीमी प्रकाश में दिखाई नहीं देता है? किस अनुवांशिक रोग में रोगी धीमी प्रकाश, क्वेश्चन गलत है। किस अनुवांशिक रोग में रोगी को धीमी प्रकाश में दिखाई नहीं देता है? तो धीमी प्रकाश में नहीं दिखाई देता है, वो नाइट ब्लाइंडनेस में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कलर ब्लाइंडनेस मतलब बर्दानता होता है, क्या होता है? अलिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण के कारण एक्स संलग्न वाई संलग्न क्या होता है? तो देखो, कलर ब्लाइंडनेस होता है एक्स वाला बीमारी। ठीक है, एक्स संलग्न बीमारी है। ठीक है, अच्छा समझते जाओ। नेक्स्ट बीमारी है, कहता है किस अनुवांशिक रोग में रोगी को लाल और हरा रंग दिखाई नहीं देता है? ये जो लाल और हरा रंग है ना, वो किसमें नहीं दिखाई देता है? तो बताइए, लाल और हरा रंग को पहचान नहीं पाते हैं, तो कलर ब्लाइंडनेस रोगी। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, कहता है कलर ब्लाइंडनेस वर्णांता होता है। बताइए, वर्णांता क्या होता है? एक्स वाला है, एक्स संलग्न के कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस। अलिंग संलग्न प्रभावी लक्षण एक्स संलग्न, कलर ब्लाइंडनेस एक्स संलग्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जिसको नर छक्का कहते हैं, में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगा? तो नर छक्का में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, और वो भी सेक्स क्रोमोसोम बढ़ता है और एक्स बढ़ता है। तो नर के लिए 44 प्लस एक्स वाई 44 प्लस एक्स वाई तो हो गया नर, एक एक्स बढ़ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ये बी। 44 प्लस एक्स वाई बराबर 47 गुणसूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, अब भी बताए हैं कितना होगा? 47। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी नर में एक अतिरिक्त लिंग गुणसूत्र बढ़ जाता है, नर में अगर एक गुणसूत्र बढ़ेगा, तो नर में एक एक्स लिंग गुणसूत्र बढ़ता है, तो उसे कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को अन्य नाम से जानते हैं, हाइपोगोनेडिज्म या गायनेकोमास्टिज्म, ए बी दोनों। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है, फटाफट देखते जाएंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का जन्म होता है, कैसे जन्म होगा? कहता है असामान्य शुक्राणु 22 प्लस डबल एक्स, ये भी सही है।
सामान्य शुक्राणु और असामान्य अंडाणु। हाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी, ए बी और ए बी जो है ना दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गुणसूत्रीय विकार है, गुणसूत्रों के घटने बढ़ने से विकार उत्पन्न होगा, गुणसूत्रीय विकार होगा, तो बताइए गुणसूत्रीय विकार। और भाई जब बात है ये राइट आंसर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। फिर कहता है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या मादा में एक एक्स घटता है, मादा में एक एक्स क्या होता है घटता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अगर किसी मादा में एक एक्स लिंग गुणसूत्र घट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अभी बताए हैं, तो उसे आप कहेंगे टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टर्नर सिंड्रोम का जन्म होता है कैसे, कैसे होगा भाई, सामान्य शुक्राणु 22 प्लस एक्स, असामान्य अंडाणु 22 प्लस 0, असामान्य शुक्राणु 22 प्लस 0, सामान्य अंडाणु 22 प्लस एक्स, ये दोनों के कारण जन्म लेता है, तो आ गया डी आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, टर्नर में कई बार बताया जा रहा है 44 प्लस एक्स बराबर 45, ये आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते जाएंगे। नर छक्के किसको बोलते हैं बताइए, नर छक्का किसको बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर, डाउन की टर्नर, इनमें से कोई नहीं, तो क्लाइनफेल्टर को कहा जाता है नर छक्का, ठीक है। आगे का क्वेश्चन कहता है मादा छक्के को क्या बोलते हैं, बताइए, मादा छक्के को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, क्या बोलते हैं, टर्नर, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या भी 45 होता है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन इसमें बात है ना कि सेक्स क्रोमोसोम में घटता बढ़ता नहीं है, बल्कि ऑटोसोम में बढ़ता घटता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में कैमा जोड़ा गुणसूत्र पे घटना होता है, तो 13वां 21वां 22वां 23वां किसमें, 21वां जोड़ा पर होता है, ठीक है, बी आंसर हो गया। फिर कहता है कि जब किसी मनुष्य में 21वें जोड़े गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाता है, वही क्वेश्चन है, गुणसूत्र बढ़ जाता है, 21 पेयर जो है ना उसमें एक बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से डाउन सिंड्रोम क्या है भाई, डाउन सिंड्रोम क्या नर मादा दोनों में होगा, बिल्कुल होगा, दोनों में होगा, तो 44 प्लस एक्स, इसमें डाउन सिंड्रोम कौन है, देखिए यहाँ पर मिस कर गया है, इसको सुधार लेंगे तो सही हो जाएगा, 44 प्लस 1 प्लस एक्स वाई और एक्स एक्स, ठीक है, बराबर कितना 47, तो ये हो गया, सुधार लेंगे सभी, और ये भी दोनों है, ठीक है, 47 गुणसूत्र होना चाहिए, तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी, ठीक है, ये भी दोनों हो जाएगा, सभी नहीं। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम होता है, मेंडलीय व्याधि है, गुणसूत्रीय व्याधि, देखिए गुणसूत्र घटे बढ़ेगा तो गुणसूत्रीय व्याधि, अगर जीन घटे बढ़ेगा तो भी मेंडेलियन व्याधि, व्याधि माने दोष, ठीक है, तो यहाँ गुणसूत्र घट बढ़ रहा है तो गुणसूत्रीय व्याधि होगा, ठीक है। चलिए फटाफट, फिर कहता है डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, एक बढ़ रहा है तो गुणसूत्र एक जगह 3 होता है, तो 3 के लिए शब्द होता है ट्राई, क्या होता है, ट्राइसोमी, ठीक है, बी हो जाएगा सर। फिर कहता है कि डाउन सिंड्रोम का खोज किया था लैंगडम डाउन, सी आंसर हो जाएगा। फिर कहता है कि डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म विकार जो है वो क्या होता है बताइए, गायनेको मंगोलिज्म जो होता है वो मानसिक विकार, कद छोटा, साइको मोटर होता है, बिल्कुल सही है बात है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है पटाउ सिंड्रोम में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र पर होता है पटाउ, तो पटाउ सिंड्रोम होता है 13वां जोड़ा पर, ये जो हर्ट है ना इधर बाएं साइड में, वो आपका पेट के में चला जाता है, तो वही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर कहता है उत्परिवर्तन का खोज किया था, बताइए, ह्यूगो डी व्रीज, कौन खोज किया था, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का खोज किया, बहुत अच्छा। अगला है कि उत्परिवर्तन का खोज किस पौधे में किया गया था, पौधा 4 o'clock प्लांट कि 10 o'clock, ये यार ये गलत लिखा गया है, 4 o'clock प्लांट होना चाहिए, ठीक है।
8 की 10 ओ क्लॉक प्लांट, बताइए किसमें? 4 ओ क्लॉक प्लांट का नाम है मिराबिलिस जलापा, जिसमें अपूर्ण प्रभाविता का खोज हुआ और उत्परिवर्तन का खोज हुआ था 10 ओ क्लॉक प्लांट में। ठीक है, तो बी हो जाएगा आंसर। नई जाति की उत्पत्ति का रीजन क्या है? जाति इधर से होना चाहिए, जाति मैंने जाना वो नहीं, जाति मतलब जीव है ना। नई जाति की उत्पत्ति की कारण है क्रॉसिंग ओवर, उत्परिवर्तन या सहलग्नता। राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। ठीक है, अगला, कानों में जो लंबे लंबे बाल हो जाते हैं मेल में, उसका रीजन क्या है? एक्स वाई क्या है बताइए? ये तो जानते ही होंगे, वाई है। इसका रीजन क्या है? वाई क्रोमोसोम। ठीक है, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट, ट्राइसोमी 2n+1 है ना, के कारण बच्चे मंदबुद्धि को हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या क्या बोलेंगे? तो उसका नाम है डाउन सिंड्रोम, क्योंकि इसमें गुणसूत्र क्या होगा? 47। ठीक है, देखिए, पिता का रक्त जो है वो AB है, ठीक है, और माता का रक्त B है, B। ठीक है, तो B के लिए जीन देखिए होता है, या तो B के लिए जो जीन होता है वो 2 टाइप का होता है, आप समझेंगे। IA IB इसका हो गया, इसका हो गया IB IB, या तो IB IO। तो और O के लिए जो जीन होता है ना, वो IO IO होता है। तो कोई भी एंगल से मिलान होगा, गैमेट मिलेंगे, तो बताइए कि ऐसा वाला कंडीशन पैदा हो सकता है ऐसे पेरेंट में? हो सकता है? नहीं हो सकता है, इसलिए कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, चलिए फिर कहता है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता बर्नांध है, जिसके पिता बर्नांध है, की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो जाती है, तब होने वाले पुत्र पुत्री की बर्नांधता के बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दम है भाई। कहता है कि एक लड़की है जिसके पिता बर्नांध है, तो वाई पे हो गया। और आपको पता है कि पिता में अगर एक्स पे बीमारी रहता है तो बेटी में बीमारी जाता है, तो बेटी का जीन हो गया ये। और दामाद कह रहा है ना कि दामाद जो है ना, वो दामाद नॉर्मल है, मतलब XY है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे मिला XX, एक जीन पे आ गया। ये इससे मिला XX, 50% नॉर्मल है ना, 50% नॉर्मल होगा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, 50% नॉर्मल। फिर इससे ये मिल गया XX, फिर ये इससे मिल गया XY। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको फ्रेश से मिला के भी चेक कर सकते हैं। रुक जाओ, ऐसे नहीं, जैसे कि लड़की का ब्लड ग्रुप ये हो गया है, ठीक है, ब्लड ग्रुप कर रहे हैं, सॉरी, जीन है ना, जीन ये हो गया बीमारी का जीन, जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस, बर्नांधता। और उसके हस्बैंड का ये हो गया क्रोमोसोम। ठीक है, ये एक्स इसके साथ मिला, ठीक है, फिर ये XY के साथ मिला, ठीक है, ऐसे हो गया। ठीक है, फिर ये इसके साथ मिला XX, फिर ये इसके साथ मिल गया, ठीक है, X। तो यहाँ पे देखा जाए तो आप देखो ध्यानपूर्वक कि क्या ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 50% हो गया बर्नांध में जाएगा, और 50% जो है वो आपको क्या कहते हैं डिजीज में जाएगा, और ये सब है नॉर्मल, ये सब क्या है नॉर्मल। तो 25% बर्नांध पुत्र एवं सभी साधारण दृष्टि वाले होंगे। तो अगर 100 पर परसेंटेज निकलेगा, 100 पर परसेंटेज निकलेगा, तो जो नाती है वो 25% बर्नांध हो जाएगा, 25 पर निकलेगा तब, ठीक है, अगर 100 में टोटल निकलेगा तब ये हो सकता है। फिर अगला भी देख लेते हैं, 50% बर्नांध पुत्र, 50% सामान्य दृष्टि। अगर पुत्र की बात करेंगे तो खाली पुत्र जो है एक नॉर्मल है 50% और एक 50% डिजीज है ना बर्नांध का। फिर कह रहा है कि
सामान्य दृष्टि वाली पुत्री, 50% पुत्र वर्णांध वाला हो गया, अब 50% पुत्री जो है वो सामान्य दृष्टि, 50% वर्णांध पुत्र, ठीक है, एवं 50% जो है वर्णांध पुत्री, 50% जो है वर्णांध पुत्री। फिर कहता है कि सभी सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्री होगी। तो क्वेश्चन में है पुत्र पुत्री की वर्णांधता का प्रतिशत पूछ ले, ठीक है, कि पुत्र और पुत्री का वर्णांधता का प्रतिशत। तो पुत्र पुत्री जो आता है वो पुत्र का अलग 50% पर, तो 50% पुत्री जो है वर्णांध है और पुत्र भी 50% है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए फिर कहता है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित जीन एवं उसके एलील को कहते हैं, तो ये तो बहुत आसान है, जीन कोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए, मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ए बी, देखिए इस क्वेश्चन ठीक है, जैसे एक ऐसे है, ठीक है, ऐसे, तो एक तो बन गया ये बी, ये बन गया, दूसरा बन गया ये, है ना, ए बी ये बन गया, तीसरा बन गया ये, और चौथा बन गया ए, ठीक है। तो आप बताइए कि इनमें से क्या होगा? ये मिल रहा है, बड़ा ए छोटा ए नहीं, बड़ा ए बड़ा बी ये मिल रहा है, ठीक है, छोटा ए बड़ा बी, ठीक मिल रहा है, बड़ा ए छोटा बी, छोटा ए बड़ा बी ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, चलिए ठीक है, ये मिल रहा है। आगे बोलो, छोटा ए बी ये नहीं, ठीक है, ए बी बड़ा ए छोटा बी, ये तो दो को मिल गया जी, गड़बड़ा गया, दो को मिल गया, तो वो के ऑप्शन जो है ना सुधार दो, इसको बी कर दो, तो ये सही हो जाएगा, राइट आंसर बना लें। क्योंकि इसमें हो गया प्रॉब्लम ना कि इसमें दिक्कत की, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ऑप्शन जो है दो को मिल गया है, ठीक है, और अगर ए बी दोनों करके ए बी दोनों रहता सही तो हो जाता, लेकिन यहाँ दिक्कत हो गया। कोई बात नहीं, आप समझदार हैं उतना, आप जान सकते हैं आगे। एक जीन में विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी, संपूरक कोण, क्या बोलेंगे? युग्म विकल्पी, ठीक है। अगला, द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या होगा? तो वो ये होना चाहिए 9:3:1 होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सबको, ठीक है।